उपचुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस तेजी से सक्रिय हो गई है। इसके लिए विधानसभा चुनाव 2018 की तर्ज पर 27 सीटों के लिए अलग अलग वादे वचन पत्र में शामिल करने की तैयारी हो रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चंबल ग्वालियर संभाग के नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की और सुझाव मांगे। इन क्षेत्रों के समन्वयक और पर्यवेक्षकों से भी सुझाव मांगे हैं। इसके बाद कमलनाथ खुद हर सीट पर वचन पत्र में वादे शामिल करने के लिए बैठक करेंगे। इन सुझावों पर विषय विशेषज्ञों के साथ मंथन होगा, फिर इन सुझावों को वचन पत्र में शामिल किया जाएगा। पूरे 27 विधानसभा क्षेत्र में सबकी अलग अलग समस्या है। कहीं स्कूल की समस्या है, कहीं पेयजल की समस्या है, कहीं किसानों की समस्या है जहाँ पर उनको समय पे बीज नहीं मिल पाते हैं या उनको स्थानीय प्रशासन के द्वारा मदद नहीं मिल पाती है, सहयोग नहीं मिल पाता है। कहीं रोडों की समस्या है कि कुछ जगह पहुँच मार्ग नहीं है। तो इन हर विधानसभा की अलग अलग समस्याएं हैं। बीजेपी भी घोषणा पत्र पर काम कर रही है, लेकिन रीजन और सीट वाइज घोषणा पत्र तैयार करना उसे रास नहीं आ रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस की इस तैयारी पर सवाल उठाए। जिस वचन को निभाने नहीं, उस वचन पत्र को क्षेत्र के नाम पर, विधानसभा के नाम पर दीजिए या इकट्ठा दीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये केवल वचन पत्र में, घोषणा पत्रों में झूठ बांटते रहे। और पहली बार नहीं है इन 70 सालों में देश में और 40 साल से ज्यादा प्रदेश में ये इसी प्रकार का खेल खेलते रहे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 100 से ज्यादा अलग अलग वादे किए थे, जिनमें किसान कर्ज माफी का वादा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर रहा। लेकिन यह भी सबके सामने है कि चुनावी वादे ही कांग्रेस में कलह और सत्ता से बेदखली की बड़ी वजह बने। अब 27 सीटों पर अलग अलग वचन पत्र में कांग्रेस क्या लाएगी, इसका इंतजार रहेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है वादों पर होमवर्क। तो कांग्रेस ने अपने पिटारे से एक नई चीज़ निकालने की कोशिश की है। 2018 का चुनाव तो उसने किसान कर्ज माफ़ी के मसले पर अच्छे नंबरों से, मैं उत्तीर्ण नहीं कहूँगा, उत्तीर्ण होने के नज़दीक पहुँचने में वो कामयाब रहे और बाद में उन्होंने अपनी सरकार बनाई, कुछ समर्थन लिया, कुछ निर्दलियों के साथ जो लगभग उन्हीं के डीएनए के साथी थे। हालांकि अब कहाँ डीएनए और कहाँ का क्या, वही साथी आज बीजेपी के साथ हैं, लेकिन फिर भी सरकार उन्होंने बनाई और पिछली बार की तुलना में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और 50 से अधिक सीटें अगर पिछले 2013 के चुनाव से कंपेयर करें तो हासिल की और बीजेपी को पीछे भी छोड़ा। अब कांग्रेस ये सोच रही है कि वो रीजन स्पेसिफिक घोषणा पत्र के साथ जाए। किस तरह की सोच होगी और क्या ये काम करेगी कि यानी आप हर विधानसभा क्षेत्र या रीजन वाइज आप देखेंगे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ की मांगें अलग हैं, वहाँ का सोच अलग है और उपचुनाव तो दरअसल अपने क्षेत्र के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि वो आम चुनाव नहीं है। इसलिए अगर बदनावर का उपचुनाव है तो बदनावर का जो मतदाता है वो मध्य प्रदेश से अधिक पहले ये सोचेगा कि बदनावर में क्या होगा, बदनावर में क्या किया जा सकता है। इसीलिए उपचुनाव में हम देखते हैं कि सत्ताधारी दल की तरफ से रीजन स्पेसिफिक घोषणाएं होती हैं। विपक्ष के हाथ में घोषणाएं करना, उन पर अमल शुरू करना, ये इस मामले में उसके हाथ में नहीं होता है क्योंकि वो सत्ताधारी दल नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर की बातें ज़रूर कर सकता है और उन समस्याओं को दूर करने की बात कर सकता है। तो देखते हैं कि कितनी तेज़ी से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी अगर हम कांग्रेस की बात करें। लेकिन एक अलग सोच की बात कांग्रेस ने करने की कोशिश ज़रूर की है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है बीजेपी के लीडर और स्पोक्स पर्सन राजपाल सिसोदिया जी। नमस्कार जी, बहुत स्वागत करता हूं सर। ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं के मिश्रा जी, जो कांग्रेस के लीडर हैं और प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका मैं स्वागत करता हूं। और भोपाल से ही मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी। सुशील जी, किस तरह देखते हैं आप इस कोशिश को कांग्रेस की कि वो क्षेत्रवार प्लान कर रही है कि इस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्या कहेंगे जी? देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ एक वजह तो ये है कि उनको ये लग रहा है कि हम अगर क्षेत्रवार जाएंगे तो हमें शायद जो है जनता का आशीर्वाद मिलने में आसानी मिलेगी। पर मेरा ये मानना है कि ये अलग अलग क्षेत्रवार वचन पत्र की बात आई कहाँ से। अगर आप देखेंगे 2018 का इनका वचन पत्र देखेंगे तो लगभग 80-90 पेज का वचन पत्र था और उस वचन पत्र में कुछ मांगे ऐसी थी या कुछ वादे ऐसे थे
जो पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए सामान्य तौर पे वो माने जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे उस वचन पत्र को, जैसे पन्ने आप पलटना और आगे जाएंगे तो वो एक विभागीय वचन पत्र जैसा होता जाता है कि आदिम जाति कल्याण विभाग। तो वो इसका मतलब ये है कि इनके वचन पत्र को बनाने वाले कहीं ना कहीं मुझे लगता है विभागीय दृष्टि वाले या तो पूर्व अधिकारी हैं या उनको अधिकारियों के मार्गदर्शन में कांग्रेस ये वचन पत्र को लेकर आ रही है। अब अगर आप इन रीजन की बात करें, 27 विधानसभा उपचुनाव की बात कर लेते तो कुछ वादे तो आपको कॉमन करने पड़ेंगे। आप ये तो नहीं कह सकते कि हम जो है ग्वालियर चंबल में किसानों का कर्ज माफ करेंगे और मालवा में नहीं करेंगे। आपकी देखिए ये सिर्फ और सिर्फ जनता को एक तरीके से नए वो कहते हैं ना कि नई पैकेजिंग के साथ जो है ले जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस पैकेज नए पैकेट को नई पैकेजिंग के साथ इस पैकेट को देख के शायद जनता जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो पैकेजिंग बदलने की कोशिश आप मान रहे हैं और लोगों को लुभाने में कितनी कामयाब होगी ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। चलिए के मिश्रा साहब की एक टिप्पणी ले लेते हैं, फिर सिसोदिया साहब से मैं बात करूंगा क्योंकि मसला कांग्रेस का है। मिश्रा साहब, पैकेजिंग नई करने की कोशिश आपकी है और आपने ये प्रयास किया है कि रीजन स्पेसिफिक या विधानसभा स्पेसिफिक आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। क्या आप पूरे भरोसे से कह सकते हैं और मुझे कुछ कारण भी बताने की कोशिश करें कि इससे क्या लाभ कांग्रेस देख रही है, क्या लाभ उसको हो सकते हैं? जी मिश्रा साहब। सबसे पहले तो मैं अपने अग्रज को प्रणाम के साथ अपनी बात शुरुआत करूंगा। शरद जी, आपको प्रणाम करता हूं। जय हो सर, प्रणाम आप। और जी। यह बात लगभग भारतीय राजनीति में स्थापित है जी कि कमलनाथ जी टेलीविजन वाले नहीं, विजन वाले नेता हैं जी। और उन्होंने अपने विजन की स्पष्टता को 2018 में भी स्पष्ट किया था। अब जिन भी कारणों से जी 27 चुनाव इस मध्य प्रदेश की जनता को जी देखना पड़ रहे हैं जी और मैं मानता हूं कि यह चुनाव जी एक प्रदेश में किसी भी सरकार को बनाने जी या उसे पदच्युत करने का एक निर्णय साबित होंगे। जी जी तो उस दृष्टि से कमलनाथ जी ने एक बहुत अच्छा विजन लेकर जी क्षेत्रवार वचन पत्र बनाने की घोषणा की है और जहां तक मेरी विनम्र जानकारी है कि उसका 90% कार्य लगभग कमलनाथ जी के नेतृत्व और निर्देशन में जी हो चुका है। जी। और मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते कहना चाहूंगा शरद जी जी कि इस देश में घोषणा पत्र बहुत निकले। करीब 40-45 साल से मैं भी एक पार्टी के सदस्य के नाते अपने पार्टी के घोषणा पत्र को देख रहा हूं, मगर समय परिस्थिति के हिसाब से हमें अपने निर्णय में तब्दीली करनी चाहिए। घोषणा पत्र एक्चुअली चुनाव को लुभाने का, मतदाताओं को एक शाब्दिक आवरण होता था जी। सही रूप उसका अब वचन पत्र है। वचन पत्र यानी हमें जनता से हमारा कमिटमेंट करना होगा। इसके पहले जितनी भी सरकारें रही हैं मध्य प्रदेश में गैर कांग्रेसवादी, और या 13 साल में शिवराज सिंह जी की सरकार रही हो या 15 साल में 2 अन्य मुख्यमंत्री महोदय या महोदयाओं की रही हुई हो जी, उनमें और वचन पत्रों में यदि चर्चा की जाए तो वचन पत्र शाब्दिक जुगाली के रूप में साबित नहीं हुए, घोषणा पत्र शाब्दिक जुगाली के रूप में साबित हुए हैं। तो कमलनाथ जी ने जो टेलीविजन से हटकर अपना विजन स्पष्ट करने की एक परिकल्पना की है, मुझे उम्मीद है कि वो पूरी तरह साकार होगी। चलिए, तो के मिश्रा साहब राजा मौली साहब की उस फिल्म के संवाद की तरफ ले जाते हैं कि हमारा वचन ही शासन है। इस तरह की बात वो कह रहे हैं कि बहुत हो चुकी घोषणा पत्र की तथाकथित लफाजी, और अब घोषणा पत्र से आगे निकलकर आपको वचन पत्र की तरफ आना पड़ेगा कि हमने जो कहा है एक एक लफ्ज़ वो वचन बनेगा, शासन बनेगा, गवर्नेंस बनेगा, ज़मीन पर उतरेगा। सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है और निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को इस सोच के साथ आगे भी आना चाहिए। सिसोदिया साहब भी सहमति में सर ज़रूर हिला रहे हैं, लेकिन स्वर क्या फूटेगा ये आप सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा। जी सिसोदिया साहब। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जी, वचन का ये अर्थ होता है। शायद कांग्रेस इस वचन के अर्थ को नहीं समझ पाई, इसीलिए आज वचन का कलेवर बदल के इनको क्षेत्रीय वचन पत्र लाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले वचन भंग हुए इनके। वचन देने का अगर मादा रखते हैं तो उन्हें पूरा करने का भी प्रयास करना चाहिए। नहीं तो घोषणा ही ठीक है। आप संकल्प ले सकते हैं, परंतु वचन, मैं समझता हूं कि इस आर्य भूमि पे वचन का अर्थ शायद कमलनाथ जी नहीं समझ सके, और इसी वजह से
जो उन्होंने पिछला वचन दिया था कि सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के सभी किसानों के कालातीत और चालू खाते के 2 लाख तक के कर्ज माफ किए जाएंगे 10 दिन के अंदर, नहीं हुए। प्रत्येक बेरोजगार परिवार के हर परिवार के प्रत्येक बेरोजगार को 10,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, किसी को नहीं मिला। महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ किए जाएंगे, एक भी महिला स्व सहायता समूह ऐसा नहीं जिसके कर्ज माफ हुए। तो जब पिछला वचन आपने भंग किया तो अब वचन पत्र का तो नाम लेके आप जनता में अगर जाएंगे तो पहले तो आपको वो जो धोखा आपने कर लिया उसके लिए माफी मांगना पड़ेगी भाई। तो इसलिए अब प्रदेश स्तर का वचन पत्र तो आप निकाल नहीं सकते। अब जनता को गुमराह करने के लिए आप क्षेत्रीय वचन पत्र के माध्यम से जाने की बात कर रहे हैं। ज़्यादा भी पड़ेगा, जब एक प्रोडक्ट फेल हो जाता है, जब उसकी नाकामी साबित हो जाती है तो फिर नया प्रोडक्ट लेके आना पड़ता है, रिलॉन्च करना पड़ता है, नए कलेवर में लेके आ रहे हैं। अब क्षेत्रीय वचन पत्र आएगा। जो पहले मुख्य वचन पत्र लेके आए थे जिसमें 75 से अधिक बातें थी, 5 रुपये लीटर में आप दूध देने वाले थे, कहाँ है 5 रुपये लीटर में? मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने वाले थे, कहाँ है लैपटॉप? 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चों को जिलेवार 2 पहिया वाहन देने वाले थे, कहाँ है 2 पहिया वाहन? आपने पूरा वचन पत्र जो पिछड़ा बनाया था आम चुनाव में 2018 का, उसके अक्षरशः आपने उल्लंघन करने का काम किया। आपको सबसे पहले तो उसके लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगना पड़ेगी, उन 27 लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में जाकर, और आपको जनता से माफी मांगना पड़ेगी कि आप वचन पूरे नहीं कर सके। मैं सुशील जी की तरफ आऊं। के मिश्रा साहब बस जरूर गौर से सुन ही रहे होंगे। मैं एक टिप्पणी उनकी ले लेता हूं, जो बातें सिसोदिया जी ने कही हैं। क्या कहेंगे के मिश्रा साहब? कुछ तथ्यात्मक बातों को कहने की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की है सिसोदिया जी ने, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ। उन पर एक छोटा जवाब आपका। जी मिश्रा जी। देखिएगा, जिस विचारधारा को शरद जी हमेशा वचन शब्द से नफरत रही है, वो व्यक्ति या वो विचारधारा कभी भी वचन पत्र की या वचन की ग्राह्यता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एक 5 साल के लिए निर्वाचित सरकार ने जो अपने वचन पत्र में कमलनाथ जी के नेतृत्व में वायदे किए थे, 100 दिन में कमलनाथ जी की सरकार ने 100 वायदे पूरे किए हैं। रहा प्रश्न किसानों की कर्ज मुक्ति का, तो शायद हमारे मित्र इस बात को भूल गए हैं कि जब सत्ता की चाबी कमलनाथ जी को जनादेश के माध्यम से हासिल हुई थी जी, आप तो जबरिया जनादेश लेकर बैठे हैं, तब इस मध्य प्रदेश पर 1,95 करोड़ का कर्ज था। उसके बावजूद भी कमलनाथ जी की सरकार ने या कमलनाथ जी ने करीब 25 लाख किसानों की कर्ज माफी की है, जिसमें आपके जबरिया यशस्वी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले शिवराज सिंह जी परिवार के लोग शामिल हैं, मौजूदा कृषि मंत्री जी के परिवार के लोग शामिल हैं। और यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो 2 मानहानि मुझ पर आप और लगा दीजिए। कम से कम इतना झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। और यदि आप हमसे दूध के दामों की बात कर रहे हैं तो आप पेट्रोल के दामों को लेकर कह दें। आप बता दीजिए कि आपकी सरकार ने क्या किया। आपके तो प्रधानमंत्री जी ने इस देश में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी। आज 16 करोड़ रोजगार प्राप्त लोग बेरोजगार हो गए हैं। आज ही मुख्यमंत्री जी का सफेद झूठ सामने आया है कि कल उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को हम रोजगार देंगे। मैंने आज उनका पुराना ट्वीट जारी किया है जिसमें उन्होंने ही कहा है कि यह मध्य प्रदेश का आंचल इतना मजबूत है कि यहाँ हर प्रदेश का नौजवान शामिल हो सकता है। कहो यह सच है ना? तो जब सुबह और शाम में आप गिरगट जैसा रंग बदलते हैं तो आपको कमलनाथ जी के वचन पत्र को लेकर कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। आपको तो 15 साल के पापों की क्षमा आपको मांगनी चाहिए। अरे सर, हमने तो 15 महीनों में, यहाँ मत ले जाइए, हमने 15 महीनों में जितना कर सकते थे। जी जी। मित्रवत के मिश्रा जी भी बहुत विद्वान राजनेता हैं, भाषा की समृद्धि है उनके पास, इसलिए पाप, अत्याचार और अनाचार डराने लगते हैं मिश्रा जी। ये शब्द राजनीति में इनका प्रयोग, राजनीति के बियाबां में अगर मैं कहूँ, बड़ा प्रयोग होने लगा है। और मत करिए आप जैसे अपराध ले लीजिए जी, आप पाप शब्द वापस ले लेते, अपराध राजनीतिक अपराध मान लीजिए उसे। जी जी जी। भाषा जिनकी समृद्ध हो, उनकी अभिव्यक्ति ऐसे शब्दों की मोहताज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और ये राजनीति के स्तरोन्नयन के लिए भी सर बहुत ज़रूरी है, राजनीतिक अपराध के रूप में स्वीकार कर लीजिए। जी जी जी। धन्यवाद आपको जी कि आपके पास तत्काल विकल्प है, और भी विकल्प आपके पास उपलब्ध हों इसी तरह शब्दों के भी और दूसरे भी, जिनसे कांग्रेस और मजबूत हो। इसके लिए आपको शुभेच्छा। मैं इस पर आता हूं सुशील जी कि वचन पत्र और घोषणा पत्र,
दोनों चीज़ें हैं। कांग्रेस ये कह रही, इसीलिए उसने 2018 में वचन पत्र की बात की, जिस पर बीजेपी और उसकी तरफ से सिसोदिया जी सवाल उठा रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भाई वचन दो तो ऐसा दो कि अगर प्राणोत्सर्ग भी करना पड़े, जान भी गंवानी पड़े, तो वो पूरा हो। अब ये सतयुग की बात थी। कलयुग में तमाम वचन संकल्प सब विकल्प के रास्ते में भटक भी जाते हैं, खो भी जाते हैं। लेकिन फिर भी आप घोषणा पत्र या वचन पत्र को कितना अहम मानते हैं? उपचुनाव की दृष्टि से भी मैं बात करूं या चुनाव की दृष्टि से? जी नहीं, देखिए, ये उपचुनाव सामान्य उपचुनाव तो है नहीं। ये उपचुनाव वास्तव में सरकार रहेगी नहीं रहेगी या नई सरकार बनेगी, ये उसके लिए भी एक टेस्ट होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगता है, देखिए, सरकार ने अपने वचन पत्र में क्या किया, इनके संकल्प पत्र में क्या हुआ, ये तो अलग बात है। लेकिन मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात लग रही है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ और उनकी टीम इन 27 विधानसभा उपचुनाव में मैदान तैयार कर रही है। अमूमन क्या होता था, आप देखिए पिछले चुनाव के इतिहास को, भाजपा मैदान तैयार करती थी, कांग्रेस को वहां जाके खेलना रहता था और वो हार जाते थे। ये पहली बार देख रहा हूं कि कांग्रेस होमवर्क बहुत मजबूत कर रही है। वो इस कुछ ऐसी चीजें लेके आ रही है जिसके कारण बीजेपी को, आज भले सिसोदिया जी इस बात को इनकार करें, लेकिन अगर वचन पत्र स्थानीय होगा तो इनको जवाब के रूप में कुछ ना कुछ लेके आना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप जब विधानसभा क्षेत्रवार करेंगे तो हो सकता है कोई छोटे डैम की बात होगी, छोटे स्कूल की बात होगी, ये सब चीजें उसमें शामिल होंगी, या भावनात्मक मुद्दे ये स्वाभाविक है। ये बहुत, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्ट्रैटेजिक रणनीतिक रूप से कांग्रेस जो है बीजेपी के लिए, अब कांग्रेस मैदान तैयार कर रही है और बीजेपी को आमंत्रित कर रही है कि ये हमने मैदान से, अब इस पे आके खेलिए। तो ये एक जो बड़ा बदलाव मुझे नजर आ रहा है, वो ये बड़ा बदलाव, अमूमन इसके पहले मैंने कभी उपचुनाव में जो है इस तरीके की कांग्रेस को तैयारियों के साथ उतरते हुए नहीं देखा है। जिस तरीके की मीटिंग्स हो रही हैं, प्लान किया जा रहा है, एग्जीक्यूट कितना होगा, अमल कितना होगा, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं हो रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो है थोड़ी तो चिंतनीय, और बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी होगी, या रणनीति में बीजेपी को भी कुछ नया सामने लेके आना पड़ेगा। और ये भी मैं देख रहा हूँ, आपकी इस बात में दम है कि कांग्रेस अपनी रणनीति को इस बार बहुत उजागर करने की स्थिति में भी दिख नहीं रही है। और ये भी शायद उसकी सोच और रणनीति का हिस्सा है कि जिस तरह उसके विधायकों का अपहरण कर लिया बीजेपी ने, ऐसा माना गया, ऐसा आरोप उसी की तरफ से लगाया गया, तो वो ये भी नहीं चाहती कि वो अपनी रणनीति को उजागर करके बीजेपी को एक मौका दे कि क्या एग्जैक्टली कांग्रेस सोच रही है। अंदर खाने की बैठकें होती हैं, प्रतिदिन होती हैं, पूरे दिन चलती हैं कमलनाथ जी के यहाँ बैठकें, लेकिन जो सामने आता है वो रिस के, झिर के, कुछ थोड़े बहुत फिल्टर्ड पानी की तरह सामने आता है, बाकी अंदर रहता है। सिसोदिया जी, बात तो है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस चरम पर है। चरम पर इसलिए है कि बीजेपी का स्वर्ण काल है ये, राष्ट्रीय राजनीति की मैं बात करूं, बढ़िया निर्णय है। अभी राम मंदिर का मसला जो बहुत अवेटिंग था, वो भी बहुत अच्छे परिणाम तक पहुंचा है, और तमाम मसले भी हैं जो बीजेपी आगे बढ़ रही है। अब रोज़गार और शिक्षा नीति की तरफ भी केंद्र की सरकार मुड़ी है। क्या आप मान रहे हैं कि आप इन्हीं पर ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं इस बार उपचुनाव में? क्योंकि 15 महीने कांग्रेस की सरकार है, तो आप उसकी तथाकथित नाकामियां गिनाएंगे, और उपलब्धियों के नाम पर अभी आपकी सरकार को जुम्मा 4-5 महीने ही, 6 महीने ही होने जा रहे हैं। तो आपके पास केंद्र सरकार की उपलब्धियां रहेंगी, तो ये मैदान आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण क्या आपको लगता है होगा? नहीं, निश्चित तौर पर शरद जी भाई साहब, हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी रीति नीति, अपने विचार को लेकर जनता के बीच में जाता है। और जिस विचार को लेकर हमने जो यात्रा प्रारंभ की थी, और जब अवसर दिया इस देश की जनता ने, तो उस विचार के तहत जो मुद्दे थे, जो समस्याएं थी, बड़ी जटिल समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं को केंद्र की सरकार ने समाधान करने का काम किया। और जब हमने समाधान दिया देश को, तो देश को इस बात का भरोसा हुआ है कि जो इन्होंने कहा था वो करने का काम किया। अब वो हमने चाहे संकल्प के रूप में कहा था, चाहे घोषणा के रूप में कहा था, चाहे हमारी पार्टी की जब स्थापना हुई थी, या हमारे विचार को लेकर जब हम यात्रा पर चले थे, तो हमारे वो लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों को जब हमने प्राप्त करने का काम किया, तो देश की जनता के जनमानस में ये बात साबित होने का काम हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दों की बात करती है, उन मुद्दों को पूरा करने की बात करती है। अभी मेरे मित्र आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हमने 25 लाख किसानों के कर्जे माफ कर दिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि घोषणा पत्र में आपने लिखा था कि 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ करेंगे, तो आप सिर्फ इतना सा आंकड़ा बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के कोष से
किसानों के हित में बैंकों में कितना रुपया गया मालूम पड़ जाएगा। वो तो डॉक्यूमेंट्री है ना, वो तो प्रूफ होगा, पर नहीं बताएंगे, ये कभी भी नहीं बताएंगे। ये सिर्फ किसानों की संख्या बताएंगे, ये कभी रुपया नहीं बताएंगे कि कितना रुपया मध्य प्रदेश शासन के कोष से बैंकों में किसानों के खातों में गया। ये सिर्फ शिफ्टिंग करा है इन्होंने, टोपी पहनाने का काम करा है संस्थाओं को। किसान की जो अंश पूंजी है, मेरी खुद की, मैं कहता हूं, मैं 3 लाख रुपए का कोऑपरेटिव बैंक का किसान केसीसी कार्ड होल्डर हूं। मेरे 35,000 रुपए अंश पूंजी के रूप में उस सेवा सहकारी संस्था में जमा थे, परंतु वो जो 50,000 का कर्जा माफ हुआ, उसमें उस संस्था से 12.5% के रूप में मेरी वो अंश पूंजी उस कर्ज माफी में देने का काम कर दिया। इन्होंने बहुत बड़ा अपराध करा है, किसान की अंश पूंजी को किसान के कर्जे माफी में डालने का काम किया है। अगर आपने कर्ज माफ किया है तो आपने पैसा दिया होगा, वो पैसा आप बता दो कि इतना रुपया आपने मध्य प्रदेश शासन के खाते से देने का काम किया। ये नहीं किया है। मैं बात पे आना चाहता हूं कि ये वचन लेके जब जाना चाहेंगे तो वचन तो वो होता है जो पूरा किया जाता है। इन्होंने पिछले वचन पूरे नहीं किए, इसलिए अब कलेवर बदल के ये जाएंगे। अब कलेवर बदल के क्षेत्र की बात करेंगे, क्षेत्रीय भावनाएं भड़काने का काम करेंगे। परंतु मध्य प्रदेश की जनता और विशेष करके विधानसभाओं के जो उपचुनाव होते हैं, उन उपचुनाव में सदैव क्षेत्रीय बातें आती है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 27 स्थानों पे हो रहा है, इस वजह से एक बड़े स्वरूप में हो रहा है उपचुनाव जी। अन्यथा जब एक एक विधानसभा पे इस प्रकार से चुनाव होते हैं, एक एक दो पे, तो वहां क्षेत्रीय मुद्दे उपचुनाव में हावी रहते हैं और वो रहेंगे, और उनका हम भी हल करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास करेगी। आज हम हमारी रीति नीति, केंद्र की सरकार की उपलब्धि, मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धि और कार्यकर्ता उस मनोबल के साथ में कि हमने जो कहा था वो पूरा किया, चाहे राम मंदिर। लेकिन इसका ध्यान रखना होगा सिसोदिया जी, आप मालवा से हैं, मालवा का हास्य बोध भी बड़ा प्रबल है जी, कि आप वहाँ जाकर अपनी उपलब्धियों की बात करें और उधर मालवी में कोई जवाब दे दे उससे कि भैया ये तो सब ठीक है, गुराड़िया का डैम भी बना दो ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपके बड़े मुद्दे जो हैं, वो कहेगा कि राम मंदिर पे तो मैं साथ खड़ा हूँ, भैया बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन अब हमारे डैम पे भी आ जाओ ना कि हम वो रामलला के दर्शन करें और इधर से डैम पे भी हम गए हैं। कल पानी लेके खेतों में आ जाए हमारे। नर्मदा मैया को मालवा में जी हम लेके आए हैं जी, खेत में किसान के खेत तक पहुंचाने का काम हो रहा है। चलिए ये और अच्छी नल जल योजना के माध्यम से मिश्रा जी, बहुत कम वक्त है, कुछ सेकंड्स में 30 सेकंड में अपनी बात कहें। जी मिश्रा जी, वक्त बहुत कम है मेरे पास, 30 सेकंड है आपके पास जी। मैं सिर्फ इतना भर कह सकता हूं जी कि जिन्हें वचन शब्द से आपत्ति है, वे ही लोग संकल्पों की बात करते हैं जो कभी पूरे नहीं होते हैं। मेरी पार्टी, मेरी विचारधारा, हमारे मुखिया कमलनाथ जी इन झंझावातों से मुक्त होकर कमिटमेंट की बात करते हैं, कमिटमेंट करेंगे, कमिटमेंट निभाएंगे। ये दुर्भाग्य हम लोगों का रहा, क्योंकि सिर्फ 2 पंक्तियां सुनाऊंगा मैं कि लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों के जख्म खाए हैं। यदि 5 साल हमारी सरकार रह गई होती तो 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को चेहरा दिखाने की इस प्रदेश में फूल भी आप ही के गुलशन के थे सर, और फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार जी। मैं वही कह रहा हूं आपसे, वही कह रहा हूं जी। हमने जिसे फूल समझा था वो कांटे में तब्दील हो चुके। तो लोकतंत्र मजबूत कमलनाथ जी करेंगे, जनादेश का सम्मान करेंगे और आने वाली सरकार हमारी है। और आप लोगों की कृपा से उपचुनाव के बाद में एक बार कमलनाथ जी फिर बतौर मुख्यमंत्री काबिज होंगे। चलिए सर, मैं सोचता हूं कि ये संकल्प लेना ही चाहिए, और ये संकल्प बीजेपी का भी है कि वो 27 सीटों पे शानदार प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल शुभकामनाएं उनको भी, और जो दावा आप कर रहे हैं कि बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आप वापसी करेंगे, शुभकामनाएं आपको भी। हम कोई मैच को ड्रॉ नहीं छोड़ रहे हैं, और ना हम कोई आप ये समझें कि हम दोनों की ही ठकुर सुहाती कर रहे हैं, लेकिन शुभकामनाएं देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप वचन की बात करें, संकल्प की बात करें, घोषणा पत्र की बात करें, लेकिन उस पर मजबूती से अमल करते हुए आगे बढ़ें। नहीं तो फिर जैसा वो 70 के दशक में भारत कुमार जी, मनोज कुमार जी की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल तो अक्षय जी भारत कुमार हो गए हैं, उनकी चर्चित फिल्म उपकार का वो गीत था कि नहीं तो उसकी पैरोडी कुछ इस तरह हो जाएगी कि वचन पत्र और घोषणाएं और राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र तो वादे हैं, वादों का क्या, कोई यहाँ किसी का नहीं है, और ये चीज़ें तो कभी पूरी होती नहीं। मत करिए ये चीज़, बिल्कुल मत करिए। लोगों को भरोसा हो आप पर, आपकी रीति नीति पर, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसको पूरा करके आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगी। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।